Good morning, myself Shatang Singh. In previous video, we discussed chapter number 2 and Battle of Buxar 1764. प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था चैप्टर 2 के बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में उसके बारे में। तो हम बक्सर के युद्ध से ही अपनी कहानी को शुरू करते हैं और आज इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। इन द बैटल ऑफ द बक्सर फॉट द बिटवीन द ब्रिटिश एंड मीर कासिम a later formed as the alliance with the Nawab of Awadh Sirajud-Dawla and Mughal Emperor Shah Alam II. Their combined army meet the British forces and Battle of Buxar in 1764. There the English defeated them. Thus, while a posse of British defeated the young and the experienced Nawab, and that is to thwart treachery in the Buxar, the British defeated the three powerful of battle-hard rulers. अब तीसरे युद्ध में क्या होता है, बक्सर के युद्ध में क्या होता है 1764 में। 1764 में एक अलायंस होता है, एक समझौता होता है। किसके किसके बीच में होता है? मीर कासिम बंगाल का नवाब, सिराजुद्दौला आपके अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय दिल्ली का नवाब, दिल्ली का सरकार, दिल्ली का मुगल बादशाह, कुछ भी कह लीजिए। तो तीन जो प्रमुख बड़े क्षेत्र थे उनके शासकों ने आपस में मिलकर अंग्रेजों से युद्ध करना चाहा। लेकिन अब बचा क्या था? अब तो सब कुछ लुट चुका था, अब समझौता का समय नहीं था, क्योंकि बंगाल में कुछ बचा ही नहीं था। बंगाल को पूरी तरीके से अंग्रेजों ने लूट लिया था, खत्म कर दिया था। यही हाल अवध का भी था। अवध का शासक बहुत मजबूत उस टाइम नहीं रह गया था और मुगलों की हालत तो बद से बदतर हो चुकी थी। उनके पास तो खुद के खाने के लाले पड़े थे, वो युद्ध के कारण थे, बट फिर भी नाम तो था ही। तो युद्ध होता है और इस युद्ध में तीनों की सेनाओं को बुरी तरीके से अंग्रेज पराजित कर देते हैं। अब आगे रिजल्ट क्या होता है? आफ्टर द बैटल द पावरफुल नवाब ऑफ द अवध वाज लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ ब्रिटिश। द मुगल एम्परर बिकम द पेंशनर ऑफ ब्रिटिश। अब मुगल एम्परर को क्या बनाया जाता है? पेंशनर बना दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि पहले पेंशनर कौन थे, पहले अंग्रेजों से पेंशन पाने वाले मुगल शासक कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। फ्रॉम द नवाब ऑफ बंगाल द ब्रिटिश गॉट द रिच ऑफ द दीवानी और द राइट टू कलेक्ट द लैंड रिवेन्यूज ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब जब बंगाल का गवर्नर हार चुका था तो बंगाल के गवर्नर से बहुत बड़े पैमाने पे सारे का सारा रिवेन्यू कलेक्शन करने का अधिकार मिल चुका था। अब बिहार और उड़ीसा में भी अंग्रेजों को अधिकार मिल चुका था कि वहां से रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। Thus the double government was established in Bengal. अब दोहरी शासन चलने लगी बंगाल में, where British collected the land revenues. अब जहां ब्रिटिश क्या करते थे? लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, वहीं पे अंग्रेज क्या करते थे? ब्रिटिश रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। और जो यहाँ के नवाब थे वो क्या करते थे? बट द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द स्टेट रिमेन विद द नवाब। अब नवाब क्या करेगा? नवाब अंदर उसके पास कोई पावर तो रह नहीं गई, पैसा अंग्रेज लेंगे तो काम हम कैसे करेंगे? लेकिन उनको काम करना है, उनको अपने सैनिक को मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है। तो भाई जब हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो हम लॉ एंड ऑर्डर कैसे बनाएंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या हुई। Thus, Nawab has lot of the responsibilities expected for the financial power. अब उसके पास फाइनेंशियल पावर नाम मात्र की चीज रह गई और उसके पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ गई और अंग्रेजों के पास फाइनेंशियल पावर बहुत ज्यादा आ गई, पैसे बहुत ज्यादा आ गए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम में शून्य बटे सन्नाटा। Now the rich revenues collected from the Bengal province could easily meet up the expense of the East India Company, especially in the matter of the trade and the maintenance of the troops. अब क्या होता है? जो अंग्रेज होते हैं उनको भैया पैसा मिलता है, अब पैसा मिलेगा तो कहानी यहीं से बदलेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपने अधिकार जमा लेती है, अपने किलों को, अपने व्यापारी क्षेत्रों को मजबूत करती है और भारत में हर एक शासक बहुत कमजोर पड़ चुका होता है। एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज रूल्स कुछ खास नहीं है। फिर कॉन्क्यूट ऑफ मैसूर, मैसूर के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं। द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर हैड बिकम द स्ट्रॉन्गर अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली एंड हिज टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान और हैदर अली के
नेतृत्व में साउथ का एक जो क्षेत्र है मैसूर, वो काफी ज्यादा मजबूत होता चला गया। टीपू सुल्तान took up the arm the British when he stopped to export the paper and the cardamom thought export and stopping the permitting the local merchants from the trading with the company। अब क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने मैसूर को मजबूत बनाना शुरू किया, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, कंपनी में लोकल मर्चेंट को काम करने से मना किया। तो ये क्या हुआ, युद्ध की स्थिति बनी मैसूर और अंग्रेजों के बीच में। He was also started to the modernizing in his army with the help of the France। अब फ्रांस की सहायता से उन्होंने अपनी आर्मी को क्या करना शुरू किया, मॉडर्न बनाना शुरू किया, आधुनिक बनाना शुरू किया। The British wanted to crush the ruler of Mysore who wanted to accept their independence। The British fought 4 wars the Mysore respectively। अब 4 युद्ध होते हैं अंग्रेजों के द्वारा मैसूर पे, जिससे वो मैसूर पे अपना शासन जमा लें। इस चीज को लेके 4 युद्ध होते हैं 1767 से 1759, 1780 से लेकर 1784, 1790 से लेकर 1792 और 1799 में। ये 4 युद्ध होते हैं और ये चारों युद्धों की अपनी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इन द फर्स्ट 2 wars neither side owns। पहले 2 युद्धों में कोई भी साइड नहीं जीतता है, युद्ध एक संधि के साथ खत्म हो जाती है। बट इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार, तीसरे अंग्रेजी और मैसूर युद्ध में फॉट बाय बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश, जिसमें टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के द्वारा युद्ध होता है। टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड, टीपू सुल्तान क्या होते हैं, हार जाते हैं। आफ्टर द डिफीटेड द थर्ड एंग्लो मैसूर वार, टीपू हैड साइंड द टेरिटरीज ऑफ द सेरिंगपट्टनम। सेरिंगपट्टनम में एक शांति समझौता करते हैं, एक संधि समझौता करते हैं। कौन, टीपू सुल्तान करते हैं। नेम आफ्टर हिज कैपिटल, टीपू हैड टू गिव अवे हाफ ऑफ किंगडम एंड लैंड ओवर 2 of his sons as the hostage of British। अब क्या होता है कि जो ये तीसरा युद्ध होता है, इस तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान की जब हार होती है तो वो अपनी आधी संपत्ति, आधा अपना राज किसको दे देते हैं, अंग्रेज को दे देते हैं। फाइनली इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, टीपू वाज डिफीटेड एंड किल्ड। चौथे मैसूर वार में टीपू सुल्तान की हार होती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। वेयर द डिफेंडिंग इज द कैपिटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में उसकी जो कैपिटल होती है उसको क्या कर दिया जाता है, वहीं पे युद्ध होता है 1799 में और टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। वार विद द मराठास, मराठाओं के साथ युद्ध हुआ। द ब्रिटिश रिगार्डेड द मराठास एज देयर द ग्रेटेस्ट रिवल। अब अगर अंग्रेजों के टक्कर देने के लिए कोई था तो मराठा बचे थे, और अंग्रेजों के बात का एहसास था कि अगर जब तक मराठा हैं तब तक वो पूरे के पूरे भारत में अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं। तो द मराठास वेयर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट अंडर द डिफरेंट सरदार ऑफ चीफ बिगॉनिंग द डायनेस्टीज एज सच ऑफ द सिंधिया, होलकर्स, गायकवाड़, भोसले। अब क्या थे, जो मराठा थे वो अलग अलग भागों में, अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे अपने मुखिया के साथ साथ। उसमें सिंधिया भी थे, होलकर भी थे, गांडवाग भी थे और भोसले भी थे। देयर चीफ्स वेयर यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द पेशवा। पेशवा के नेतृत्व में उनके जो मुखिया हुआ करते थे वो एक दूसरे से संगठित होते थे। हु वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द मिलिट्री हेड, जो कि प्रशासन और सेना का प्रमुख होता था, उसको पेशवा कहा जाता है। आप बाजीराव पेशवा का नाम सुना होगा, तो वो भी एक पेशवा ही थे। तो पेशवा के अंदर में मराठाओं का जो राजा, जो छोटे छोटे नेतृत्वकर्ता होते थे, वो आपस में क्या होते थे, जुड़े होते थे। द ब्रिटिश कुड suppress the Marathas after 3 Anglo-Maratha war, and the main weakness of Marathas was their political disunity। भारत में किसी भी युद्ध को जीतने के लिए अंग्रेजों का जो सबसे सहायक और सबसे घातक हथियार था वो भारत में अनेकता थी। भारत की अनेकता का ही फायदा उठाकर अंग्रेजों ने अपने युद्ध को विजयी बनाया। अपने इस भारत में उन्होंने पूरी तरीके से भारत को गुलाम बना लिया। तो अंग्रेज मराठाओं के हारने के पीछे भी उनकी पॉलिटिकल पावर थी। जब आप बड़े हो जाएंगे और विस्तार से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे किस तरीके से मराठा ही जाकर अंग्रेज से मिले और मराठा को ही हराए, और बाद में उन्हीं मराठाओं को हराकर अंग्रेज अपना राज अधिकार कर लिए। द ब्रिटिश को डिफीट ऑल ऑफ द मराठा शिप
अब उनमें भेद पड़ चुकी थी, वो इकट्ठा थे, वो अलग हो चुके थे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो ब्रिटिश होते हैं वो डिफीट करते हैं, हराते हैं ऑल द मराठा चीफ, सभी मराठा चीफ के। देयर टेरिटरीज वार रिड्यूस टू स्मॉल